ऑनलाइन क्लास में फिर से सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम प्लेटो के साम्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य राजनीति चिंतन में हम प्लेटो पर अध्ययन कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेटो का न्यायी सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत के बारे में जाना। अब हम प्लेटो के साम्यवाद के बारे में चर्चा करेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद, जो कि आर्थिक साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, और जो उनके ही गुरु अरस्तु के द्वारा उनकी जो आलोचना की गई है, और इसका प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं, इन सब पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि प्लेटो के दर्शन का केंद्र बिंदु न्याय था, आदर्श राज्य था, आदर्श राज्य में न्याय। तो आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो सिद्धांत देता है: राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए, यानी शिक्षा के द्वारा वह कर्तव्य पालन पर जोर देता है, लेकिन वह उसको ये भी डर होता है कि शिक्षा के माध्यम से जो भी संस्कार उत्पन्न किए जा रहे हैं, हो सकता है वो विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो जाए। और इसीलिए वह ये भी कहता है कि व्यक्ति संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे वे अपने जो भी सामाजिक जीवन के कर्तव्य हैं उसकी अवहेलना कर सकते हैं। और हमने देखा ही था कि न्याय सिद्धांत में कि प्लेटो मुख्यतः पूरी तरह कर्तव्य पालन पर जोर देता है। तो अभिभावक वर्ग, यानी अभिभावक वर्ग से तात्पर्य यह है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो प्लेटो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर कर लेना चाहिए, और इस कारण वह केवल अभिभावक वर्ग के लिए, इसे संरक्षक वर्ग भी कहा जाता है, के लिए एक नई सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देता है, जिसके दो तत्व हैं: पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। यानी जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो दो रूपों में है, एक तो संपत्ति विषयक साम्यवाद के रूप में और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। प्लेटो अपने साम्यवाद की व्यवस्था केवल दो वर्ग, यानी प्लेटो ने अपने समाज में तीन वर्ग की बात की थी: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। लेकिन प्लेटो साम्यवाद की व्यवस्था केवल शासक व सैनिक वर्ग, जिसे कि अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग भी कहा जाता है, के लिए ही करता है। वह तीसरा वर्ग है जो कि उत्पादक वर्ग है, समाज का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। उस उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था की आवश्यकता वह महसूस नहीं करता। अब पहले हम प्लेटो के जो संपत्ति का साम्यवाद है उसके बारे में जानेंगे। शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध, यानी प्लेटो कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है, अभिभावक वर्ग है, उसकी अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। संपत्ति, प्लेटो का मत है कि संपत्ति एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने दायित्व व कर्तव्य से विचलित कर सकती है। इसलिए शासकों का व्यक्तिगत यानी निजी संपत्ति से स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए, यह प्लेटो का मानना था। यदि शासक चाहे तो उनके पास कोई भी संपत्ति ना हो तथा शासक वह में किसी भी चीज़ की इच्छा की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और जिससे शासक होने का जो प्रयास भी नहीं कर सके। तो शासक, क्योंकि शासन का कार्य, जो शासन कार्य है वो एक साहसी बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, बुद्धि संपन्न। हमने देखा था कि विवेक पर जोर देता है प्लेटो पूरी तरह, पर प्लेटो ये कहता है कि यदि शासक वर्ग संपत्ति संग्रह करने लगे तो राजनीतिक पद गुण के आधार पर नहीं बल्कि संपत्ति के आधार पर निर्धारित हो जाएंगे। तो इसीलिए अभिभावक वर्ग को धन व आर्थिक जो भी गतिविधि है उससे दूर रहना चाहिए, ताकि वे निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पालन कर सके। यह प्लेटो का मत था। अब प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु के द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना की गई है, जो निम्नलिखित है।
निजी संपत्ति। अरस्तू का कहना है कि निजी संपत्ति व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए जरूरी होती है। और अरस्तू ये भी तर्क देता है कि अपनी दयालुता, उदारता तथा परमार्थ भाव को प्रकट करने के लिए निजी संपत्ति बहुत आवश्यक है। संपत्ति के गुणों की अवहेलना और संपत्ति व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना का विकास करती है। वह एक प्रेरणा शक्ति और व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता है, यह अरस्तू का मानना है। अरस्तू ये भी कहता है कि उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता ये साम्यवाद, जो कि राज्य की समस्त जनसंख्या का एक बड़ा भाग है। एकता का सूत्र नहीं, यानी प्लेटो बार बार एकता को राज्य में एकता मजबूत करने के लिए ही इस पर जोर देता है। न्याय व्यवस्था में भी उसका उद्देश्य मेन एकता ही है कि राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए, जबकि अरस्तू कहता है कि एकता का सूत्र नहीं है, बल्कि यह तो राज्य को दो वर्गों में विभक्त कर देगा। सामान्य जीवन के अनुभव के विपरीत इससे उदासीनता, कुशलता जैसे भाव आएंगे, क्योंकि जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली उदासीनता का भाव रहेगा, कार्य को भी वह सही तरीके से नहीं करेगा, इसलिए उसमें अकुशलता, उदासीनता जैसे भाव आएंगे। अब दूसरा प्लेटो का जो परिवार विषयक साम्यवाद है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभिभावक वर्ग के लिए यानी शासक व सैनिक वर्ग के लिए प्लेटो कहता है कि संपत्ति के निषेध के साथ साथ, यानी संपत्ति, निजी संपत्ति तो उनकी होनी नहीं चाहिए, साथ ही निजी परिवार से भी उनको वंचित करता है, यानी उनका निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए अपना। शासक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए, यह है प्लेटो का मत था। प्लेटो ये भी कहते हैं कि परिवार का मोह संपत्ति के मोह से भी अधिक प्रबल है। प्लेटो का मत है कि अभिभावक वर्ग अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति भी अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि वो तो विवेक पे ही महत्व देता है पूरा। तो इसलिए वो ये कहता है कि परिवार निजी परिवार नहीं होगा, लेकिन स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी, उनकी जो संतानें होगी वो समान रूप से होंगी, और न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान अपने माता पिता को। यानी कुछ समय के लिए एक श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष के बीच संसर्ग होगा, और उसमें जो संतान उत्पन्न होगी वो जो अनाथालय होंगे वहाँ पर उनकी देख रेख होगी। माता पिता भी अपने संतान को नहीं जान पाएंगे और संतान भी अपने माता पिता को नहीं जान पाएंगे। तो इस योजना के पक्ष में प्लेटो खुद भी कुछ तर्क देता है। वो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना जरूरी है, क्यों राज्य में एकता स्थापित करने के लिए वो ऐसी व्यवस्था करता है। लेकिन एक प्लेटो का इसके पीछे उद्देश्य ये भी था कि स्त्रियों की स्वतंत्रता और उन्हें समान अधिकार दिलाना। यानी प्लेटो पहला क्रांतिकारी विचारक है और प्रथम नारीवादी विचारक कह सकते हैं, क्योंकि प्लेटो कहता है कि स्त्री का समय चौके चूल्हे में ही पूरा हो जाता है, तो वो चाहता है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिले, इससे वो स्वतंत्र रहेंगी। और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हेतु भी वह फिर निजी परिवार रखने की अनुमति तो नहीं देता, लेकिन बाद में स्त्री पुरुष के समसंग की बात करता है। प्लेटो की स्त्री विषयक साम्यवाद की भी उन्हीं के शिष्य अरस्तु के द्वारा जो आलोचना की गई है उसके बारे में भी हम जानेंगे। अरस्तु का मत है कि समुच्चय राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता। अरस्तु कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता का ही ध्यान नहीं रखा, क्योंकि स्त्री और पुरुष से जो पति पत्नी है उनका तो जीवन भर का संबंध होता है। जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह कोई भी नहीं करता है, यह अरस्तु का मानना है। और इससे चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था है ये एक तरह से। अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहेगा। उत्तम संतान के लिए पशु जगत को लागू करना उचित नहीं है। इस व्यवस्था में एकता की बजाय स्त्रियों के लिए कलह और विवाद ही
बढ़ेगा, क्योंकि स्त्रियों को लेकर के ज़्यादा संघर्ष शुरू हो जाएगा। इस व्यवस्था में व्यक्ति को केवल एक साधन बना दिया गया है। तो प्लेटो की साम्यवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि सभी नागरिकों के लिए नहीं, केवल यह संरक्षक वर्ग के लिए ही है। यानी प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। जैसा कि वर्तमान जो साम्यवाद है उसका उद्देश्य आर्थिक है, जबकि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है। आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं है, वह तो शासन के जो दोष है उनको दूर करना चाहता है। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं, वन त्याग का मार्ग है। तो प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहता है। उसका मानना है कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है उनका कोई भी आर्थिक हित ना हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।